वो X200 है। आज हम इसका फ्रंट ग्लास चेंज करेंगे। आप देख सकते हो उसका ग्लास नीचे की साइड से डैमेज है। Vivo X200 आपको लाइव चेंज करके दिखाऊंगा इसका फ्रंट ग्लास। Vivo X200 काफ़ी डिफरेंट मॉडल है दूसरे एज मॉडल से। एक्चुअली अगर ग्लास रिमूव कर देंगे तो इसकी एलसीडी कुछ M51 की तरह दिखाई देगी आपको। बिल्कुल लाइट कर्व है इसमें। काफ़ी रिस्की है ये फ्रेम से रिमूव करने में और ग्लास कटिंग करने में, क्योंकि बहुत पतली एलसीडी है, स्लिम है, प्लस इसमें कर्व बिल्कुल भी नहीं है। Mi 11 अल्ट्रा जिस तरह से साइड से कर्व होता है प्लस ऊपर और नीचे से भी हल्का कर्व होता है, ठीक उसी तरह Vivo X200 का डिस्प्ले ऊपर और नीचे से कर्व है। तो आपको वायर यूज़ करने के टाइम पे काफ़ी इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल आराम आराम से आपको तार को आगे की तरफ लेकर जाना है। आप देख सकते हो इसके दोनों साइड से कर्व है, प्लस ऊपर और नीचे से भी ग्लास काफ़ी कर्व है, जिसकी वजह से तार को आगे की तरफ लेके जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और जिस तरह एज मॉडल में साइड से पोलराइजर कटने का चांस होता है, Vivo X200 में इसी तरह से ऊपर और नीचे से भी पोलराइजर कटने का चांस होता है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपकी पोलराइजर ना कटे। वैसे एलसीडी बिल्कुल फ्लैट है, अगर ग्लास रिमूव हो जाएगा उसके बाद आप देखोगे तो बिल्कुल पतली एलसीडी है, बहुत ही संभाल के आपको निकालना है। इसमें 0.028 की तार को यूज़ करना है और मशीन का टेम्परेचर अलग अलग मशीन का अलग अलग टेम्परेचर होता है। सनशाइन 5-in-1 सेपरेटर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने टेम्परेचर 120 के आसपास रखा है। आपको किस तरह से जज करना है कि आपकी मशीन में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अलग अलग मशीन का अलग अलग टेम्परेचर रहता है। कोई मशीन 110 में हीट हो जाती है प्रॉपर, और कोई मशीन 105 टेम्परेचर में हीट करती है एलसीडी को प्रॉपर, और कोई मशीन 130 डिग्री पे डिस्प्ले को प्रॉपर हीट करती है। तो आपकी कौन सी मशीन है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मशीन में कितना टेम्परेचर रखना है? तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको एलसीडी और ग्लास के बीच का जब आप वायर की मदद से ओसीए कट करोगे तो आपकी तार पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर आपकी तार पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। आपको खुद को फील होगा कि हाँ अब मेरी तार स्मूथली जा रही है, इसका मतलब आपकी जो एज मॉडल के लिए है आपकी मशीन पे उतना आपको टेम्परेचर सेट करना है। आपको दोनों साइड से ग्लास को कट करना है ताकि आपकी तार एंटर करने के लिए आपको स्पेस मिले। स्लोली स्लोली आपको तार को आगे की तरफ लेकर जाना है। जब भी आप तार को आगे की तरफ लेकर जाओगे तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि तार आपकी एलसीडी को कट नहीं कर रही है। अगर तार आपकी पोलराइजर में जा रही है तो आपको वहाँ पर स्टॉप करना है और दूसरी जगह से तार को आगे की तरफ लेकर जाना है। मैंने इस मॉडल को ऊपर और नीचे से सेपरेट किया हूँ ग्लास को। अगर आपको ये मेथड हार्ड लगे और एज़ कम्पेयर टू दोनों साइड से हम जब कट करेंगे उसके कंपेयर में ये मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आप इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हो कि आप राइट साइड से ग्राइंडर से कट करके फिर लेफ़्ट साइड से ग्राइंडर से कट करके दोनों साइड से आप तार को आगे की तरफ लेकर जाओगे। वो थोड़ा ज़्यादा सेफ मेथड है इस मेथड से। ग्राइंडर से आप जब भी ग्राइंड करोगे आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब आपका 80% ग्लास कट हो जाएगा तो आपको बड़े ही एहतियात से ग्लास को कट करना है और मशीन पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। अक्सर लोग ग्राइंडर को प्रेशर के साथ कट करते हैं ग्लास को और आपकी एलसीडी डैमेज हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। जब आपका 80% या 90% आपको फील हो जाए कि हाँ हमारा ग्लास कट हो चुका है तो ग्राइंडर पे ज़रा भी प्रेशर नहीं देना है। बिल्कुल हल्के हाथ से लाइट वेट से सिर्फ ग्लास को टच करना है। और जब आपके ग्लास पे क्रैक्स आ जाए तो आपको लिक्विड और हार्ड ओसीआई पेपर की मदद से उन छोटे छोटे पीसेस को रिमूव करना है। आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो आपके छोटे छोटे पीसेस है जब आप तार एंटर करोगे तो वो छोटे छोटे पीसेस आपकी एलसीडी को रगड़े ना। अगर आपकी छोटे छोटे पीसेस तार और
ग्लास के बीच में आते हैं तो आपकी एलसीडी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। आप चाहिए तो ब्रश की मदद से उसको क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हो एलसीडी चारों साइड से कर्व है। आप देख सकते हो मैंने राइट साइड से ऊपर की तरफ भी ग्लास को कट किया हो ताकि हमारी तार जो है वो इजीली बाहर की साइड आ सके। नीचे की साइड फ्लेक्स होता है, काफ़ी ध्यान से आपको तार को आगे की तरफ लेकर जाना है क्योंकि इस मॉडल में ऊपर और नीचे की साइड भी ग्लास कर्व है। तो आप जब तार को आगे की साइड लेकर जाओगे तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि तार से आपकी पोलराइजर कट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपकी पोलराइजर हल्की कट हो रही है तो आपको वहाँ पर काम स्टॉप करना है और तार को कहीं दूसरे डायरेक्शन से आगे की तरफ लेकर जाना है। एज मॉडल में काम करने के टाइम पे आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप तार आगे की तरफ लेकर जाओगे आपको डिस्प्ले पे खास ध्यान देना है कि आपका पोलराइजर कट नहीं हो रहा हो। अगर आपका पोलराइजर कट हो जाएगा तो हो सकता है आपकी एलसीडी भी डैमेज हो जाए वहाँ से, या तो उस एरिया में टच का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर इनकेस डिस्प्ले ओके है और आपका पोलराइजर कट हो चुका है तो उसे किस तरह से कवर किया जाए ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएगी। अगर आपके डिस्प्ले पे स्क्रैचेस आते हैं तो इसे किस तरह से रिमूव करना है, ये भी सारे डाउट्स आपके ट्रेनिंग में क्लियर किए जाएंगे। आप देख सकते हो हमारा ग्लास जो है बिल्कुल सेफली रिमूव हो गया है। ट्रेनिंग में आपको सारी टेक्निक बताई जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, कौन सी लिक्विड का यूज़ करना है कौन से लिक्विड का यूज़ नहीं करना है। इस सारे सवालों के जवाब आपको ट्रेनिंग में दिए जाएंगे। आप देख सकते हो एज मॉडल की जो एलसीडी होती है उसके साइड में कर्व होता है, बट इस मॉडल की जो एलसीडी है वो बिल्कुल फ्लैट जैसी है, बिल्कुल माइनर सा कर्व है इसमें, बिल्कुल M51 की तरह दिखेगी जब ये फ्रेम से रिमूव हो जाएगी तब। तो इस केस में काफ़ी खतरा होता है पोलराइजर कटने का क्योंकि हमारी जो तार है वो डायरेक्ट एलसीडी से टच होते हुए जाती है। तो एलसीडी पे तार की रगड़ से पोलराइजर कटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जब आप हमसे ट्रेनिंग लोगे तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरह से एलसीडी को रिमूव करना है। एट अ टाइम हमारे पास 2 या 3 स्टूडेंट से ज़्यादा हम नहीं लेते, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपके सामने लाइव काम होगा, A to Z स्टार्ट टू एंड आपके सामने काम किया जाएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो जब 15-20 स्टूडेंट में जब सर एक साथ पढ़ाता है तो उनके सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग प्रीवियस नॉलेज होता है। किसी का नॉलेज लेवल ज़्यादा होता है, किसी का नॉलेज लेवल कम होता है, तो स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। और हम एट अ टाइम 2 स्टूडेंट या ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारा पूरा कॉन्सनट्रेट स्टूडेंट्स पर होता है और स्टूडेंट्स फ्री होकर हमसे सारे डाउट्स क्लियर कर पाते हैं। उन्हें हम पूरा टाइम देते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट्स की तरह हमारा कोई बैच टाइम नहीं होता कि 3 घंटे 4 घंटे का आपका बैच होगा। आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जब तक आपको टाइम है आप पूरा दिन हमारे पास काम सीख सकते हो। आपको बिल्कुल सेफ तरीका जो है वो बताया जाएगा, कौन सा लिक्विड कब यूज़ करना है, फ्रेम से डिस्प्ले को रिमूव करने के टाइम पे कौन सा लिक्विड यूज़ करना है, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। हमारे पास स्पेशल लिक्विड होता है डिस्प्ले को फ्रेम से रिमूव करने के लिए। ये लिक्विड अगर न्यू यूज़र ज़्यादा भी यूज़ करेंगे तो आपकी डिस्प्ले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारे से पहले एलसीडी ब्लैंक हो जाती थी, लाइंस आ जाती थी डिस्प्ले को फ्रेम से रिमूव करने में। तो हम उनको बताते हैं कि आपको कौन सा लिक्विड यूज़ करना है कौन सा लिक्विड यूज़ नहीं करना है। हमारे पास जो लिक्विड होता है वो बिल्कुल सेफ़ होता है। आप जब भी डिस्प्ले को फ्रेम से रिमूव करोगे आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, ओसी का हार्ड पेपर यूज़ करना है और लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप लिक्विड की क्वांटिटी कम यूज़ करते हो तो आपकी एलसीडी पे प्रेशर आएगा, हार्ड ओसीए पेपर और जो डिस्प्ले का गैसकेट है वो आपस में स्मूथली नहीं पास होगा ओसी पेपर, और गैसकेट जो है वो
OCA पेपर पे लपेट जाती है लिक्विड की कमी से और डिस्प्ले टेढ़ा होने का चांसेस है। और जब हमारा डिस्प्ले टेढ़ा हो जाएगा गैस्केट के रोल हो जाने से या OCA पेपर पे फंस जाने से, तो उतना जो LCD हमारी टेढ़ी होती है वो काफ़ी हो जाती है LCD को ख़राब होने के लिए। तो आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। आपको लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। हाँ, बट आपका लिक्विड हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपको लिक्विड चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हमारा सॉफ्ट लिक्विड जो है वो मिल जाएगा, जिससे आप सेफली आपकी LCD को फ्रेम से रिमूव कर सकते हो। ये लिक्विड काफ़ी सेफ होती है। इस लिक्विड से ब्लैंक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं और आपकी LCD जो सेफ होती है। और नीचे के साइड आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आपके OCA पेपर से आपकी फ्लेक्स कट ना हो। हमारा जो ये स्पेशल लिक्विड है आप फ्लेक्स के साइड भी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हो। इससे LCD को कोई नुकसान नहीं होता। बस आपको लिक्विड का यूज़ करना है और फ्लेक्स पे OCA पेपर के पॉइंट को टच होने से आपको बचाना है। और साइड का जो गैस्केट होता है आप उसको ब्लेड की मदद से या तो कटर की मदद से कट कर सकते हो। आप देख सकते हो LCD कितनी पतली है, बिल्कुल स्लिम LCD है और बिल्कुल फ्लैट जैसी है जिस तरह से M51 की LCD होती है। अब हम इसे चेक करेंगे कि LCD ओके है। आप जब भी ग्लास कट करो तो LCD को चेक करो और फ्रेम से निकालने के बाद भी डिस्प्ले को चेक कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी LCD ख़राब हो रही है अगर, तो वो कौन से स्टेप पे ख़राब हो रही है। आप हमें वो स्टेप बताओगे कि ग्लास सेपरेट करने में LCD ख़राब हो रही है या फ्रेम से निकालने में LCD ख़राब हो रही है, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन फ़ोन पर बता देंगे। आपको LCD पंच करने के टाइम पे इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। LCD को पंच किस तरह से करना है, प्रेशर कितना होना चाहिए, होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें सारे डाउट्स आपके ट्रेनिंग में क्लियर करेंगे। इसके अलावा ग्रीन स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, फ्लेक्स बॉन्डिंग, फोल्ड फ्लिप के जो फ्लेक्स का प्रॉब्लम होता है, जिसका प्रॉब्लम होता है, आईफोन के फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास, एप्पल वॉच, सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएगी। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। आप देख सकते हो कितनी शानदार पंचिंग हुई है, बिल्कुल ना के बराबर बबल्स है इसमें। और इसमें बबल्स आने का जो मेन रीज़न है बबल नहीं आने का, वो ये है कि LCD ऑलरेडी फ्लैट जैसी है, तो इसमें बबल आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। Vivo X200